Namaskar and good afternoon, friends. I am Dr. Rajesh Kesri, and today I will be talking with you about stress, about trauma, and healing trauma through expressive arts. This is indeed a very interesting field. Stress, trauma is very common and it is virtually there in lives of everyone. हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके सामने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी परिस्थिति ना आई हो, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं ना आई हो व्हेन वी डिड नॉट फील द डेंजर टू आवर लाइव्स, या कोई ऐसी समस्या आई हो जो जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो and we have felt that we are not able to fight that situation and it is very difficult for us to get out. These problems, stress, trauma is quite relative. At times when we are children, we have our perceptions which make us feel that these problems are intense and we have difficulty in facing them. The body's inner system is built in such a way that we can fend off, we can face trauma, we can fight and we can survive. This has been the basis of survival of humanity, human beings, since millions and millions of years. We have an inbuilt system which is called the stress response system, thanks to which we can generate enormous energies at the time of need. जब भी हमारी जिंदगी को कोई खतरा होता है, जैसे मान लीजिए सामने से कोई भयंकर जानवर आ जाए या हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो इस समय हमें अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जिसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बोलते हैं। वो तुरंत काम करने लगता है और हमारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस जल्दी चलने लगती है, हमारी मसल्स में ब्लड ज़्यादा जाता है, हम दौड़ते हैं, अपनी जान बचाते हैं and we are able to survive. But at times what happens in different conditions like war, like natural calamity, या कभी किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, कोई एक्सीडेंट में आ जाए, गाड़ी के आगे ऊपर कुछ भारी पड़ जाए, कोई दब जाए जो वहां से ना निकल पाए, या फिर किसी प्रकार से एब्यूज हुआ हो, बेशक घर में ही ऐसे लोगों ने एब्यूज किया हो जो घर के मेंबर हों, जिनसे वो इंसान या वो बच्चा या वो महिला भाग ना पाए. So when you are not able to defend yourself and you face a condition of extreme trauma, sometimes after that people develop what is called post-traumatic stress disorder. वो जो traumatic condition है उसकी याद, उसका imprint हमारे दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ जाता है, and that causes some irreparable damage and that conditions the brain in a very different way, that leaves an imprint of the brain and that trauma is hardwired in the brain. So ऐसे में क्या होता है कि जब भी उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से संबंधित कोई भी याद आती है, जैसे कोई रंग ऐसा दिखाई देता है, या किसी का चेहरा दिखाई देता है, कुछ ऐसी आवाज मिलती जुलती सुनाई देती है, या कुछ इमेजिन भी करते हैं, तो ऐसे समय में वो सिम्टम्स आने लगते हैं, उस ट्रॉमा की यादें आने लगती हैं. वो यादें फ्रैगमेंटेड होती हैं कि ट्रॉमा का वो पूरा सीक्वेंस नहीं नजर आता, बट वो कुछ भयंकर चीजें, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ एहसास होते हैं, और उसकी वजह से जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है. क्या होता है कि जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जिसमें दिल की धड़कन तेज होती है, कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं. तो ब्रेन के अंदर हमारे एक ऐसा सिस्टम होता है, एक जगह होती है, उसको बोलते हैं एमिगडाला. तो जब भी हमारा ब्रेन, जैसे हमारी आंखों से जो सिग्नल जाते हैं, जो हमारे कान से ब्रेन के अंदर सेंसेशन जाते हैं, वो हमारे थैलेमस में जाते हैं. एक जगह ब्रेन में होती है, ब्रेन के सेंटर में, वहां से एमिगडाला में जाते हैं. थैलेमस उसको फिल्टर करके एमिगडाला में भेजता है, और एमिगडाला अगर ये भाप पाता है, अगर वो एसेस करता है कि हमारी जान के लिए खतरा है, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स शुरू करता है. लेकिन अगर किसी वजह से ये एमिगडाला वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स
बिना किसी खतरे के बराबर बनाता जाए तो ऐसे में इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जगह जगह शरीर में दर्द होता है, एक फाइब्रोमाइल्गिया बीमारी होती है, सर दर्द होते हैं, पेट में प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों को एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया होता है कि उनका वजन बहुत बढ़ जाता है, वो हमेशा खाते रहते हैं। बहुत सारी इन सब बीमारियों की वजह इस प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं कि जो एबनॉर्मल ब्रेन की सिग्नलिंग हो जाती है, और ये एबनॉर्मल सिग्नलिंग हार्ड वायर्ड हो जाती है। क्या होता है, जब ऐसा कोई स्ट्रेस होता है तो हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जो बंद हो जाते हैं। जैसे एक ब्रोकाज एरिया है कि जो हमारे बोलने की क्षमता से संबंधित है, वो एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो कुछ लोग याद करेंगे, वो अचानक चुप हो जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हॉरर की वजह से लोग एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। तो वो इसलिए होते हैं कि ब्रेन का वो जो एरिया है वो काम करना उस समय के लिए बंद कर देती है। एक ब्रेन की एरिया होती है जो हमें समय के बारे में बताती है, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। उस समय वो एरिया भी ब्लैंक आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से हम समय को भांप नहीं पाते कि ये अभी हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, ये इवेंट कितनी देर तक रहा। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये इवेंट, उसका एहसास बार बार होता है, हालांकि वो इवेंट हो चुका, वो ट्रॉमा हो चुका, लेकिन लोग जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं। अब इसका उपाय क्या है? वो ट्रॉमा बीत गया, वो हादसा हो गया, वो समय निकल गया, लेकिन लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के दिमाग में वो ट्रॉमा बार बार हो रहा है, उसका बार बार एहसास कर रहे हैं। उसकी वजह से वो अपनी सोसाइटी में अपने घर वालों के साथ ठीक से रह नहीं पाते, क्योंकि वो बार बार उसको याद करते हैं। तो जो उनकी अभी करंट लाइफ है, जो आज की जिंदगी है, वो बिल्कुल बदल जाती है और वो उस तरह से फल फूल नहीं पाते, पनप नहीं पाते, अपनी सोसाइटी में इंटरमिंगल नहीं कर पाते। उनकी जिंदगी एक तरह से बिल्कुल सीमित रह जाती है अपने अंदर के दायरे में। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि सबसे पहले वो जो हादसे की यादें हैं उनको बाहर निकालना है। लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वो जो था वो बीता हुआ कल था और आज की जिंदगी और है, आज का दिन और है, हमें इससे आगे बढ़ना है। लेकिन जब भी लोगों को इस हादसे की याद दिलाई जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उनका फिर से वही ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स होता है। वो जो यादें हादसे की होती हैं वो वही रिएक्शन दोबारा लोगों के अंदर जनरेट करती हैं। ऐसे लोग जो है बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ये कभी कभी हाइपो एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। जो हाइपो एक्टिव होते हैं वो एकदम चुपचाप एक कमरे में बंद हो जाते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। और एक सिम्टम इसका ये भी है, जिनको पीटीएसडी डिसऑर्डर होता है, कि वो लोगों से दूर रहने लगते हैं। तो वो जो सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव जो हिस्सा थे वो नहीं बन पाते, क्योंकि वो लोगों को अवॉइड करते हैं, ऐसे सिचुएशन अवॉइड करते हैं कि जहां पे कहीं ऐसा ना हो उनके साथ दोबारा कुछ ऐसा हो जाए। और ये चीज बार बार होती रहती है। लेकिन इसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई हादसा हुआ है उसको भूलना जरूरी है और उससे आगे बढ़ना जरूरी है। तो आमतौर पे इसका इलाज साइकोथेरेपी के जरिए होता है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, जिसकी मदद से ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी कंडीशंस का इलाज किया जा सकता है। उसमें से जो एक खास जो मोडालिटी है जिसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है वो है एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी, जिसके बारे में आपको अभी कुछ बताऊंगा। तो दरअसल में क्या होता है कि जब लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो जो उनका जो करंट स्टेट है वो अपने आज के समय से वो डिटैच हो जाते हैं। इसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। उनको महसूस नहीं होता कि अभी उनके अंदर क्या हो रहा है। ये फीलिंग होने के लिए बहुत जरूरी है
कि जो हमारे शरीर के अंदर की फीलिंग्स है हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर करे। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ये डिसोसिएशन होता है कि लोग अपनी आज की परिस्थिति को भाप नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अपनी जिंदगी से अपने ब्रेन को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों को वापस इस जिंदगी में लाएं, वापस उस दुनिया में लाएं और उनको अपनी दुनिया में लाएं, उनको अपनी दुनिया से संबंध स्थापित करने में उनकी मदद करें। सो वी हैव टू कनेक्ट देम with themselves because they are living out of their body. Even though they are alive, they exist, but they are not living in this world with us and inside their bodies. So one of the most important ways in which these expressive art therapies work is that they integrate these people, their feelings, through the motions, through their actions, and they integrate them together with themselves. Expressive art therapies होती हैं, जो भी आर्ट हम कर सकते हैं, जैसे विजुअल आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, डांस एंड मोशन थेरेपी, जिसमें अलग अलग प्रकार के डांस थेरेपी होती है, और म्यूजिक एक बहुत अच्छी मोडालिटी है जिसकी मदद से ये अचीव किया जा सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके साथ साथ एक मोडालिटी है, वो है फ्री राइटिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा म्यूजिक थेरेपी के बारे में। तो म्यूजिक हम सब ने महसूस किया होगा। अगर आप कभी किसी क्लब में जाएं जहाँ पे जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, तो ऐसा होता है कि आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी आपके पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूजिक का रिलेशन डायरेक्ट हमारी ब्रेन से है। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में जाएं, वहां पे आराम से बैठें, अगर आप कभी पहाड़ों पे हैं, आसमान देख रहे हैं, वादियां देख रहे हैं, और वहां पे स्लो म्यूजिक बज रहा है, यू फील रिलैक्स, बिकॉज म्यूजिक हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन। साइंटिस्ट ने ये देखा है, एक प्रकार की जांच होती है, इसको हम ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जब माइल्ड म्यूजिक बज रहा होता है, जब रिदम उसकी स्लो होती है, तो जो ब्रेन की जो रिदम है, जिस रिदम में ब्रेन काम कर रहा है, वो भी स्लो हो जाता है। ब्रेन की वेव्स एक साथ धीरे धीरे चलती हैं। और अगर म्यूजिक की रिदम हम तेज कर दें, तो वो जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं, वो भी उस म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और वो भी तेजी से चलने लगती हैं। तो ये देखा गया है कि जो स्लो और सूदिंग और कामिंग म्यूजिक होता है, वो हमारे दिमाग पे बहुत अच्छा असर करता है। वो डायरेक्टली जो ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी है उसको कम करता है, उसको सूद करता है। और ये भी पाया गया है कि म्यूजिक की जो स्लो म्यूजिक, इस प्रकार का म्यूजिक होता है, वो हमारे एमिगडाला की एक्टिविटी को कम करता है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एमिगडाला वो सेंटर है जिसको हम स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं, जो ये सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शंस को एक्टिवेट करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेस की तरफ धकेलता है। म्यूजिक सुनने से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, बॉडी में स्ट्रेस कम होता है, आदमी की एंजाइटी लेवल कम होते हैं, और म्यूजिक एंटी डिप्रेशन का भी काम करता है। साथ साथ बहुत सारी मेडिकल स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग म्यूजिक सुनते हैं, ऐसा माइल्ड सूदिंग म्यूजिक, उनको दर्द का एहसास कम होता है। तो बहुत सारी मेडिकल स्टडीज में आजकल कई हॉस्पिटल्स में दुनिया में म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को सर्जरी के बाद दर्द का एहसास कम करने के लिए। तो ये हमने बात की म्यूजिक की। थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि थिएटर की मदद से क्या होता है कि लोग जिस चीज के बारे में बोल नहीं पाते, जो व्यक्त नहीं कर पाते, वो थिएटर की एक्टिविटी की मदद से वो बाहर निकालते हैं। बिकॉज थिएटर इज ऑल अबाउट टेलिंग द ट्रूथ्स। थिएटर इज अबाउट टेलिंग द ट्रूथ्स through your actions, through your feelings. And patients, people who have suffered such traumatic stress, who are suffering from post-traumatic stress disorder or complex disorders,
they have problems telling this truth. But when they engage in theater, in theatrical activities, they process all these emotions through their bodies and bring out that truth in front of their audience. So it in ways helps them to become themselves, to embody their emotions, their truth, and bring it out to them, to others, in front of others. सो स्ट्रेस के पेशेंट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो उनके अंदर है उसको बाहर कैसे निकालें, और बाहर इस तरीके से निकालें कि वो दिल के अंदर का सब कुछ बाहर निकल आए और उससे वो अपने आप को लिबरेटेड फील करते हैं. तो थिएटर इसमें उनकी बहुत मदद करता है. साथ साथ थिएटर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बॉन्डिंग का, क्योंकि थिएटर दूसरे लोगों के साथ किया जाता है. एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं. और जो थिएटर थेरेपी है, जो ड्रामा थेरेपी है, इस कोऑर्डिनेट की जाती है स्पेशलिस्ट की मदद से, कि जो धीरे धीरे लोगों को थिएटर की ट्रेनिंग देते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं. बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी मदद से लोग इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और धीरे धीरे दे स्टार्ट फीलिंग बेटर. Another very interesting and important modality of therapy is visual arts. और मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे फ्रीडा कैलो, एंड शी इज अ वेरी वेरी फेमस पेंटर. आप सबने उसके बारे में सुना होगा. 18 साल की उम्र में, एंड दिस हैपेंड इन बिगनिंग ऑफ द 20th century. She was born, I think, in 1919 in early 20th century. So 18 साल की उम्र में जब फ्रीडा पेंट नहीं करती थी, जब उसने पेंटिंग सीखी भी नहीं थी, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ. बचपन में फ्रीडा के साथ एक हादसा हुआ कि उसको पोलियो हो गया और एक पांव जो है, एक लिंब उनकी कमजोर हो गई. बट उसके बाद 18 साल के बाद वो बस में जा रही थी, उस बस का एक्सीडेंट हो गया 18 साल की उम्र में. उस एक्सीडेंट से उनको बहुत भयंकर चोट लगी. शरीर में जगह जगह फ्रैक्चर हुए, स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ, हाथ का फ्रैक्चर हुआ, और उसके बाद जिंदगी में उनको 35 सर्जरीज करानी पड़ी होश में रहने के लिए और टू बी अलाइव. और उन सर्जरीज के बाद ऑब्वियसली शी वाज वीक एंड शी वाज कन्फाइंड टू अ रूम. और जितनी फेमस पेंटिंग फ्रीडा कालो ने बनाई है, वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपना दर्द व्यतीत करने के लिए बनाई है. इसलिए उनकी कुछ पेंटिंग्स देखेंगे जो बहुत फेमस हैं, जो दुनिया में बहुत जानी मानी है. उन पेंटिंग्स में आप देख के उनका दर्द महसूस कर सकते हैं. सो दोज पेंटिंग्स आर एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडा कैलो's agony, the profound hardships and pain that she went through. But ultimately she was a very successful painter, even though her personal life was not that great. और ऐसे ही हैं विंसेंट वैन गॉग, जिनकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई, जिन्होंने अपने सामने अपनी पेंटिंग्स को फेमस होते हुए नहीं देखा. बट उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, दैट वाज फुल ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड लव. जितनी भी उनकी फ्रेंड्स थी, जिसको उन्होंने प्रपोज किया, सब ने उनको रिजेक्ट किया. And he could not find him. He was maladjusted to the family, in his family also, so he could not develop good relation with his brother. But he was a great painter. But ultimately, what happened to him was that he cut one of his ears. उन्होंने अपना एक कान खुद काट लिया, और जैसा लोग कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया अपनी छाती में गोली चला के. तो हालांकि इतने बड़े पेंटर थे, लेकिन उनको इतने दुख से गुजरना पड़ा. सो मैं आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक विजुअल आर्ट एक ऐसे एक्सप्रेशन का माध्यम है जिसकी मदद से जो व्यक्ति के अंदर की फीलिंग है, जिसको वो बयान नहीं कर सकता, जिसको वो शब्द नहीं दे सकता, वो बाहर आती हैं और वो उनके पेंटिंग्स में दिखाई देती हैं. नाउ व्हेन विजुअल आर्ट्स, painting, drawing, or similar activities are used as modality of therapy, जब लोगों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
इसी की बात नहीं कर रहा हूं, और भी जो थेरेपीज जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो प्रोडक्ट हो इट हैज टू बी अ मास्टरली पीस, और इट इज नॉट अबाउट द प्रोफेशनल सुपीरियोरिटी, और इट इज अबाउट एक्सप्रेशन, कि आप जो कहना चाहते थे, आपके जो शब्द थे वो आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, और आपकी पेंटिंग, आपकी ड्राइंग, आपकी कर्सिव राइटिंग इसकी मदद से बाहर निकल रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अ विजुअल आर्ट थेरेपिस्ट और एन आर्ट थेरेपिस्ट गाइड्स people who have such problems, who've undergone trauma, or who are distressed, who have anxiety, depression, to bring out these emotions and to find a better place in the society, to develop coping skills in the society, to develop resilience, and to calm down the anxiety. और नेक्स्ट हम बात करते हैं डांस एंड मूवमेंट थेरेपी. सो रिदम की हमने बात की. रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ पार्ट ऑफ डांस, एंड डांस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अगेन यूजुअली डन इन ग्रुप्स. तो डांस का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि मूवमेंट होती है. तो जो मूवमेंट में जो बॉडी की मूवमेंट होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो दोबारा हमारे ब्रेन में जाती हैं एंड दे एक्ट अगेन ऑन दोज सेंटर्स. हमने शुरू में स्ट्रेस की बात की. हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये दो ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जो बॉडी में या तो स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ये और दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी को रेगुलेट करता है, उसको हील करने का मौका देता है, उसको डेवलप करने का मौका देता है. तो ये एफरेंस सिग्नल जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी हो रहा है वो सिग्नल हमारे दिमाग में जा रहे हैं, और बहुत सारे सिग्नल एक वेगल नर्व होता है उसकी मदद से जाते हैं और हमारे दिमाग को इस सिग्नल देते हैं. तो ये जो हमारी अंदर की फीलिंग है, ये जब हमारे दिमाग में जाती है, ये उन लोगों की बहुत मदद करती है जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जो खासतौर पे वो मरीज जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस PTSD है. तो डांस थेरेपी इस कंटेक्स्ट में लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, मोबिलिटी बढ़ाती है. अक्सर क्या होता है कि PTSD के पेशेंट, स्ट्रेस एंजाइटी के पेशेंट, उनकी मसल्स बहुत टेंस होती हैं. अगर आप देखें तो वो ऐसे हाथ पास करके और उनके शोल्डर्स में टेंशन दिखाई देता है, and you can you can feel that this person is very tense. The movements of dance, the synchronous movements of dance, they release these tensions and help these people to better integrate in their lives. Last जो मैं बताना चाहूँगा, फ्री राइटिंग. जब हम लिखते हैं तो जो हमारे दिल के अंदर है उसको बाहर निकालते हैं. अक्सर PTSD या स्ट्रेस के पेशेंट्स का इलाज साइकोथेरेपी से किया जाता है, जिसमें उनको बोलने पे कहा जाता है कि उनके अंदर जो छुपी हुई है, जो उनका दर्द है उसको बाहर निकालें, उसके बारे में दूसरों से चर्चा करें. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर लगता है, और जब वो बाहर आता है तो वही सब सिम्टम्स दोबारा रिप्ले होते हैं. तो फ्री राइटिंग की मदद से जो उनके अंदर की फीलिंग्स है, जो अंदर के इमोशंस हैं, जो चीजें वो दूसरों को कहना चाहते थे, वो लिख पाते हैं. तो फ्री राइटिंग में ऐसा किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है जिसके बारे में बोला जाता है कि आप 15-20 मिनट लिखिए. लोग बिना रुके जो उनके दिमाग में आता है वो लिखते हैं, और ऐसे में उनका दिल हल्का हो जाता है, उनका दर्द कम हो जाता है. केवल यही नहीं, ये देखा गया है कि फ्री राइटिंग की मदद से लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. HIV बीमारी के इलाज में भी इस थेरेपी को यूज किया गया है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने बताया, विजुअल आर्ट्स, डांस, म्यूजिक, राइटिंग, जिसको यूज किया जा सकता है टुगेदर विद अदर मोडालिटीज ऑफ थेरेपी. तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी परिस्थिति में सबसे अच्छी है. तो अगर आपको कोई मोडालिटी चूज करनी है, किसके लिए कौन सी चूज करनी है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी. सबसे पहले किस प्रकार की समस्या थी, एक्सप्रेशन की बात है
ये इंटीग्रेशन की बात है, ये सब के लिए इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति के लिए कोई एक समाधान, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। और ये सब चीजें तब बेहतर काम करती हैं जब सब एक साथ की जाए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है डांस के बारे में, जब डांस और फ्री राइटिंग का दोनों इस्तेमाल किया गया है, तो जिन लोगों ने डांस भी किया और अपनी फीलिंग्स को लिखित में भी प्रस्तुत किया, उन लोगों को ज्यादा रिलीफ मिला एज कंपेयर टू उन लोगों को जिन्होंने केवल डांस किया या जिन्होंने केवल लिखा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब इन सब चीजों का साथ में इस्तेमाल किया जाए तब डेफिनेटली ज्यादा फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि दीज आर इजीली एक्सेसिबल। आप म्यूजिक कहीं भी सुन सकते हैं, इसके लिए आपको कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है और इसके लिए आपको कोई ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर थिंग्स विच पीपल कैन डू एट होम एट देयर कन्वीनियंस, and they virtually do not have any added cost, and they do not have any side effects, the biggest thing, because people look for therapies in medicines which are not always that effective, which actually numb the sensations of people, and especially those with stress or post-traumatic stress disorder. So if any of you have any such problems, I think one of the solutions, together with everything else you are doing, is adding on a hobby or meeting an expressive art therapist in any of the fields, whichever is closer to your heart. तो जो भी आपको ज्यादा पसंद हो, आप उस तरफ जाएं, उस पर ध्यान दें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप कोई भी एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी को चूज करते हैं, तो आप को अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को समझने में और इस दुनिया में अपनी जगह को समझने में बहुत आसानी होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच।